देखिए भाई, सबसे पहले आप लोगों को बधाई दे दी जाए। भाई आपका माने 2 बाधा पार कर चुके हैं और 1 बाधा बची है। अब इस बाधा को पार करने के लिए आपका कह सकते हैं कि आपका और थोड़ा मेहनत कर लीजिए, आपका ये कहने का मतलब। और मेहनत करके इस बाधा को भी प्रयास करिए कि पार हो जाए। यानी कि 2 स्टेज पार कर चुके। बैठिए पंकज भाई। अब देखिए आपका बिहार के जहाँ तक सिविल जज सर्कल बताए होंगे कैसे क्या प्रेजेंट करना है, कैसे जवाब देना है, कौन-कौन बोर्ड में रहता है। तो जो वहाँ का ट्रेंड रहा है, भाई एक तो आपका कोई भरोसा नहीं है कि किसको कितना नंबर दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वहाँ आप जब भी बोलिए तो निडर होकर बोलिए। अगर वहाँ आप डर गए या डर कर बोलते हैं तो ऐसी दशा में खतरा मौजूद है। मैं फिर बता दूं, यानी कि जब भी बोलिए क्या बोलिए, जो भी जवाब दीजिए निडर होकर दीजिए। भाई ज़्यादा होगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर डर गए तो वहीं 35 नंबर से कम दे देंगे। ये कोचिंग में आपका पिछली बार से 1-2 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, 2 बार से उनके साथ यही हो रहा है। एक बार 20 नंबर आयोग ने दिया और एक बार उससे भी आपका कम नंबर दिया। तो आपका आपका ये था उनका कि वो बोल ही नहीं पाए। यहाँ तो बोलते थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद वह बोल ही नहीं पाते थे। भाई बोलने में कंजूसी न दिखाइए और बोलिए, प्रेम से बोलिए। अब जो क्वेश्चन बनता है बिहार जे में इंटरव्यू में, अब आप ये कहेंगे कि हम ये सब्जेक्ट नहीं लिए थे, ये नहीं पढ़ेंगे, ये तर्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो सिलेबस में नहीं है उससे भी क्वेश्चन बने हैं पिछली बार, और कई लोगों को रगड़ दिया बोर्ड ने आईपीसी में। वैसे आईपीसी में जनरल क्वेश्चन ही पूछा बोर्ड ने, कुछ समस्या भी बनाई, लेकिन आपका कह सकते हैं कि आईपीसी में भी क्वेश्चन बना था। आपका जो ज़्यादातर क्वेश्चन बना है वहाँ, या तो सीआरपीसी में बना है, या कॉन्स्टिट्यूशन में बना है, या आईपीसी में, या एविडेंस में, या सीपीसी में। जो ये हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ इत्यादि कानून हैं, आपका इधर से कम क्वेश्चन बनाने का ट्रेंड है, लेकिन इसको भी थोड़ा बहुत जानते रहना है। और आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, पिछली बार भी कई लोग इंटरव्यू दिए थे। आप लोग कुछ हुए, कुछ लोग नहीं हुए। तो उन लोगों ने जो बताया और अन्य लोगों के जो विचार हैं, आपका कोरिलेशन भी ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे कि एक लोगों से आपका कुछ क्वेश्चन हम निकालते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहीं पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा आते हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन में वार्ड शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, यानी कि शून्य शब्द का। तो आपका जवाब रहेगा आर्टिकल 13 में, यानी कि अनुच्छेद 13 में आपका वायड या बातिल या शून्य शब्द का प्रयोग किया गया है। एक सतर्कता और बरतिए, जितनी बातें पूछी जाए उतनी ही बातें केवल बताइए। ये नहीं कि अपने मन से अब शून्य की व्याख्या करने लगे। जब ये पूछे कि वायड का मत वायड किस रूप में प्रयोग किया गया है, तब आप बताएंगे। अगर ये पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वायड या बातिल या शून्य शब्द कहाँ दिया गया है, तो बस एक लाइन बताकर निपटा लीजिए कौन सा आर्टिकल। तो आप बताएंगे कि सर, भारत के संविधान में वायड शब्द का यूज मिक्स चल सकता है, आपका आर्टिकल 13 में किया गया है, 13 में। अब आगे पूछता है तो आगे बताइए, नहीं तो यहीं आप क्या करिए, स्टॉप कर दीजिए। अगला पाइए। जो दूसरा क्वेश्चन आपका बने, कई पहले क्वेश्चन निकाला जाए कुछ। आपका दूसरा जो और क्वेश्चन बनता है, पिछली बार आपका बना कि रेस जुडिकेटा से क्वेश्चन लोगों से ज़्यादा पूछा गया कि रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय या पूर्व न्याय क्या होता है, और पूर्व न्याय कहाँ कहाँ
समाहित है। ये क्वेश्चन पिछली बार कई आपका विद्यार्थियों से पूछा गया, उसको लिखिए भाई। एक जगह लिख, जो लोग ना जानते हो लिखते रहिए। रे जुडिकेटा या प्रांग न्याय क्या है? अगर आपका पूछे इंटरव्यू में तो आप ये बताइएगा कि जब किसी विषय पर एक बार सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया गया है तो उसी विषय पर उन्हीं पक्षकारों या उसके हित प्रतिनिधियों के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोबारा निर्णय नहीं दिया जाएगा। यानी कि जब एक विषय एक बार डिसाइड हो गया तो उसको दोबारा डिसाइड किया जाएगा कि नहीं? नहीं। अब जो पिछली बार कोचिंग के लोगों से पूछा गया था वह आपका भी आज मिक्स करके चलेगा भाई, फिर सब्जेक्ट वाइज कल से चलेगा। मैंने जो जो क्वेश्चन वर्तमान में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, उसको पहले निकाला जाता है और उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे, चाहे एविडेंस हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोई भी कानून हो। ये आपका पूछा गया था कि रे जुडिकेटा कहाँ कहाँ है, तो आप एक जगह एकत्र कर लीजिए। सीपीसी में अगर पूछा जाए तो सेक्शन 11 और 13 लिखिए भाई। नए लोग न जानते हो तो लिखते रहिए, जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि रे जुडिकेटा की लिस्ट एक बना लीजिए। सीपीसी की धारा 11 और 13 में है, ये बताइएगा। सीआरपीसी की धारा 300 के क्लाज 1 में, सीआरपीसी की धारा 300 पोस्ट में 1, ये बताइएगा। फिर आपका साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 में, यानी कि एविडेंस एक्ट की धारा 40 में 40। फिर आपका संविधान में पूछा जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लाज 2 में, संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लाज 2 में। इसके बाद आपका जो विद्वान रहेगा तो वह पूछ सकता है इंटरनेशनल स्तर पर कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर एक बार बता दिया जाए भाई, आपका इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन मिक्स पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि टर्म जो यूज हो इंग्लिश में हो तो ये न पूछिएगा कि इसकी हिंदी क्या है। मैं फिर बता रहा हूँ, इंग्लिश में आपका टर्म यूज किया जाए तो न समझ में आए तो सारी बोलकर एक बार रिपीट की मांग करिएगा, लेकिन हिंदी में उसका अर्थ न पूछिएगा और हिंदी में उसका अर्थ भी न बता दीजिएगा, क्योंकि उसी को आप तो क्या ट्रांसलेट किए हैं, कहाँ उसका अर्थ बताया है। अब रे जुडिकेटा पूछे तो आप प्रांग न्याय न बता दीजिए कि रे जुडिकेटा का मतलब प्रांग न्याय। अरे भाई वो तो हिंदी ट्रांसलेशन है, आपसे पूछ रहा है कि रे जुडिकेटा का मतलब बताइए। ये सतर्क रहना है क्योंकि लोग हिंदी बता देते हैं। हो सकता है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंच जाए, तो अगर न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंग्लिश में द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुँचे तो आप वहाँ लिख लीजिए आपका अंतर न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर के अनुच्छेद 38 1C में, 38 1C ये कहाँ है? द इंटरनेशनल कोर्ट माने द आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 के क्लाज 1 के उप क्लाज किस में है? सी में। ये रेह जुडिकेटा यहाँ समाहित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पर आपका पूछा गया है कि आप जैसे ही ये सेक्शन बताएंगे तो अगला पॉइंट ये हो सकता है कि इन सेक्शनों के बारे में या तो पूछ सकता आयोग या नहीं पूछ सकता। अगर पूछता है तो सभी सेक्शनों का सार जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि सीपीसी की सेक्शन 11 और 13 में क्या अंतर है तो आप उसको जरूर लिखिए। अगर भारत के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय है तो रेह जुडिकेटा का काम करेगा,
सेक्शन 11 के तहत और विदेशी न्यायालय का निर्णय है, फॉरेन कोर्ट का जजमेंट है, तो रेस जुडिकेटा का काम करेगा सेक्शन 13 के तहत। अगला क्वेश्चन जो बन सकता है कि क्या सेक्शन 11 आपका एग्जॉस्टिव है कि नहीं, रेस जुडिकेटा के बारे में पूर्ण है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं। याद रखिए, आप क्या कहेंगे, नहीं, क्योंकि सेक्शन 11 सीपीसी का केवल सिविल मामलों में लागू होगा। क्रिमिनल मामलों के लिए संविधान और सीआरपीसी में प्रावधान है। तो ये कब लागू होगा, सिविल में कि क्रिमिनल में कि दोनों में, सिविल में। अब आइए, आपराधिक मामलों में भी रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है। इसके लिए दो तरीके से बताएंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 का क्लाज 2 और दूसरा कौन सा, सीआरपीसी की धारा 300 का कौन सा क्लाज 1। अब पिछली बार जो इंटरव्यू में पूछा गया था, आपका जैसे ये लोग बताए, तो आर्टिकल 20 के क्लाज 2 और सेक्शन 300 के क्लाज 1 में अंतर पूछा गया था। और वाइड कौन है, नैरो कौन है, ये लिखिए। वाइड नैरो ज़्यादा पूछा जा रहा है। फिर एक बार दोनों को समझिए एक एक लाइन, तब लिखिए। अनुच्छेद 20 का क्लाज 2 ये बताता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को उसी अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाए। यानी कि आर्टिकल 20 का क्लाज 2 तब लागू होगा जब एक बार उस पर मुकदमा चला हो और उस मुकदमे में वह कन्विक्ट हुआ हो या दोष सिद्ध हुआ हो, तब लागू होगा। जबकि सीआरपीसी की धारा 300 का क्लाज 1 कहता है कि अगर कोई अपराध का अभियुक्त है, उस पर मुकदमा चला, चाहे वह एक्विटल हुआ या कन्विक्ट हुआ, यानी कि चाहे वह दोष सिद्ध हुआ हो या दोष मुक्त हुआ हो, दोनों दशाओं में उसे प्रोटेक्शन मिलेगा। यानी कि दोनों दशाओं में उसे क्या मिलेगा, संरक्षण। अब आप लोग खुद बताइए, इसमें नैरो कौन हुआ और वाइड कौन हुआ, कौन व्यापक बचाव देता है अभियुक्त को और कौन सीमित, भाई कौन ज़्यादा बड़ा है, सीआर। आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन वाइड है कौन नैरो। यही आपका टेक्निकल क्वेश्चन दो चार हैं और यही इंटरव्यू में काम भी करते हैं। वो पोथी पतरा काम नहीं करेगा भाई, पोथी पतरा तो पढ़ कर लिख कर आए ही हैं। तो आपका जवाब रहेगा कि संविधान के अनुच्छेद 20 के खंड 2 का दायरा सीमित है, नैरो है, और सीआरपीसी की धारा 300 के क्लाज 1 का दायरा वाइड है, व्यापक। फिर पूछा गया क्यों, तो आप क्यों का जवाब देंगे कि संविधान हम तब बचाव देगा जब एक बार अभियोजन चला हो और क्या पाया हो, दंड। अगर दोष मुक्त हो गया हो पहले अभियोजन में, तो हमारा संविधान कोई बचाव नहीं देगा। लेकिन सीआरपीसी दोनों मामलों में क्या देगी, बचाव। ये याद रखिएगा, आपका पूछा गया था पिछली बार। इसी तर्ज पर ये लिख लिए आपका वाइड और सीमित, घर पे भी देखना, ये नहीं कि हम पूरा बता देंगे। इसी तर्ज पर जो पिछली बार क्वेश्चन आया था, वह क्वेश्चन संविधान से उठाया जाए, वाइड और आपका नैरो, ये पूछा गया था। वाइड नैरो पर ही पहले चला जाए, दो तीन कोरिलेशन। आपका आर्टिकल 32 और 226 के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे गए। ये पूछा गया था कि आर्टिकल एक तो आर्टिकल 32 और 226 में डिफरेंस क्या है, वो बताया जाएगा डिटेल में। लेकिन कौन नैरो है और कौन वाइड है, किसका विषय सीमित है
और किसका विषय व्यापक है, ये पूछा गया था पिछली बार। तो आर्टिकल 32 का विषय नैरो है, सीमित है, जबकि आर्टिकल 226 का विषय क्या है, वाइड। ये लिख लीजिए भाई, अनुच्छेद 32 का दायरा सीमित है, यानी कि विषय वस्तु सब्जेक्ट, और अनुच्छेद 226 का दायरा क्या है, व्यापक। अब पूछा जाएगा कि क्यों आप बता रहे हैं, क्योंकि अनुच्छेद 32 स्वयं में एक फंडामेंटल राइट है, और आप कह रहे हैं कि उसी का दायरा एरिया नैरो है, तो आपको बताना पड़ेगा। और क्या बताएंगे एकदम सटीक भाषा में, देखिए। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में केवल और केवल फंडामेंटल राइट के लिए ही जाया जा सकता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय में केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही याचिका दायर की जा सकती है, जबकि हाई कोर्ट में मूल अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य प्रयोजनों के लिए भी, जो बेयर एक्ट है वहीं देखिएगा, विधिक न मार दीजिएगा, अदर पर्पज के लिए भी पिटीशन दायर किया जा सकता है। तो विषय किसका व्यापक हुआ, 226। कैसे हो गया, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी इसमें क्या है, आ जाते हैं। तो ये आप बताएंगे भाई, ये भी आपका पिछली बार का ही क्वेश्चन है। फिर पिछली बार का ही क्वेश्चन है कि आपका सीआरपीसी में पूछा गया था, 299 पूछ लिया था कि 299 में क्या है। अब एक दो और नैरो और वाइड का बता दिया जाए, तब आपका कोरिलेट करके यहीं याद रखिएगा दो तीन। आईपीसी में देखिए आपका 299 और 300 कौन किसका दायरा सीमित है और किसका व्यापक है, तो बताइए कौन व्यापक है, 299, और किसका दायरा सीमित है, 300 का। उसको लिखिए भाई, आईपीसी की धारा 299 का दायरा विस्तृत है और 300 का दायरा सीमित। इसी प्रकार आपका लिखिए, हल्का तेजी लाइए। इसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट में भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, और वह पूछ सकता है आपका एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में जाकर कि किसका दायरा व्यापक है किसका सीमित। तो एग्रीमेंट का दायरा व्यापक है और कॉन्ट्रैक्ट का दायरा क्या है, सीमित। ये पूछ सकता है भाई, करार का दायरा व्यापक और संविदा का दायरा क्या है, सीमित। फिर एक एविडेंस से कोरिलेट किया जाए, एडमिशन और कन्फेशन में पूछ सकता है कि कौन किसका दायरा व्यापक है किसका सीमित है। तो एडमिशन का दायरा व्यापक है और कन्फेशन का दायरा क्या है, सीमित। स्वीकृति का एविडेंस में स्वीकृति का दायरा व्यापक है और संस्वीकृति का दायरा क्या है, सीमित। ये आपका दो चार उदाहरण बताए गए एक साथ कोरिलेट करके। अगले क्वेश्चनों पर आ जाए भाई, आपका जो पूछा गया है, आपका एक तो प्रियम्बल याद करके जाइएगा भाई, यानी कि संविधान की उद्देशिका को क्या करिएगा, रट्टा मार कर जाइएगा। और आपका भारत का जो राष्ट्रीय गीत माने राष्ट्रगान है, उसको भी रट कर जाइएगा, क्योंकि कभी काल राष्ट्रगान सुनाइए खड़ा होकर, खुद भी खड़े हो जाएंगे, और कभी काल प्रियम्बल में खड़े नहीं होंगे। कभी काल ऐसा हुआ इंटरव्यू में, तो हर एक दृष्टि से क्या रहना है, सतर्क। यथा क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन सतर्क होकर जाइए। अगला जो क्वेश्चन बिहार आयोग ने बना चुका है, वह एविडेंस से भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाया है। और वह क्वेश्चन जो बना है आपका आपका प्रिंसिपल से बने हैं ज़्यादा। आपका जो प्रिंसिपल है एविडेंस के जितने, कम से कम सभी धाराओं के प्रिंसिपल भाई तैयार रखिएगा। मैं बता दूं फिर, साक्ष्य अधिनियम के जिन जिन धाराओं में जितने सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों को 20-25 आपको याद करना पड़ेगा। पिछली बार का यूपी का, बिहार का इत्यादि का कुछ क्वेश्चन उठाया जाए, इसी मॉडल से पढ़ना है।
तो बेयर एक्ट भी पढ़ना है, लेकिन इसी मॉडल से आपको आगे तैयारी करनी है। इसके बाद कुछ छोटे-छोटे शब्द पूछे जाते हैं, वो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे कि पिछली बार आपका जो बिहार इंटरव्यू में पूछा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला का सिद्धांत आपका एविडेंस की किस धारा में समाहित है, तो सेक्शन 9 की धारा में, सेक्शन 9। फिर आपका पूछा गया था मैंने प्ली ऑफ एलिबाई, तो सेक्शन 11 सभी लोग जानते हैं। यानी कि प्ली ऑफ एलिबाई तो पढ़ाना नहीं है आपका, सभी लोग जानते हैं, लेकिन यूपी में आपका समस्या दे दिया। और समस्या देखिए कैसे दिया। आपका समस्या ये दिया था कि आपका पहले दिन ही समस्या दे दिया कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यानी कि मैंने माखन चोरी करके नहीं खाया। आपका मैं तो सुबह से शाम तक आपका वन में गायों के पीछे बंसी बजाते रहता हूँ, तो इसमें कौन सा अपराध हुआ। और अभियुक्त या माखन चोर किस सेक्शन का बचाव ले रहा है, और बचाव को साबित करने या प्रूफ करने का भार किस पर होगा। तो 3-4 एंगल से इसको आप बताएंगे। पहला बताएंगे कि इसमें आपका चोरी का अपराध हुआ है, थेफ्ट का, किसका, चोरी का। अभियुक्त अपना डिफेंस लेता है, तो आप पहले तो आपका कौन सा डिफेंस लेता है कि जिस समय अपराध का किया जाना अभिकथित है, मैं घटना स्थल से क्या था, दूर था, अतः मेरे द्वारा अपराध का किया जाना असंभव है या एक विपरीत बात है। तो किस धारा में ये दिखाया जाता है, किस सेक्शन में अभियुक्त की ये बातें रेलेवेंट होगी, तो सेक्शन 11 में आपका साक्ष्य अधिनियम के। फिर आपका तो ये जो 11 है इसको हम कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई, अन्यत्र होने का अभिवाक। फिर क्वेश्चन बनता है भाई, अन्यत्र होने का जो अभिवाक है ये कैसा तथ्य है, कैसा फैक्ट है, तो आप ये कहेंगे स्पेशल फैक्ट है, विशेष तथ्य है। तो ये किस धारा में कहा गया है कि अगर कोई विशेष तथ्य है तो उस व्यक्ति को ही प्रूफ करना है। जो व्यक्ति न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय इस विशिष्ट तथ्य को स्वीकार करे अस्तित्व को, तो उस व्यक्ति पर ही है। तो जोड़ेंगे धारा 103, यानी कि एविडेंस की धारा 103। फिर एक बार देखिए क्वेश्चन, आपको कौन कौन सी धारा जोड़नी है। तो एक तो आईपीसी में थेफ्ट जोड़ना है, चोरी का अपराध। प्ली ऑफ एलिबाई सुसंगत है सेक्शन 11 में जो बचाव लिया जा रहा है, और इसको साबित करने का भार किस पर होगा, जो ले रहा है बचाव। तो कौन ले रहा है बचाव, अभियुक्त। तो ये किस धारा में ये कहा गया है कि ये विशिष्ट तथ्य है और इसको साबित करने का भार एक्यूज्ड पर होगा। तो एविडेंस की कौन सी धारा, 103, 103। इतना भाई बताइएगा आपका 3 धारा 3 एंगल से। इसके बाद आपका जो पूछा गया था बिहार में, ब्राइड इन बाथ का सिद्धांत किस सेक्शन से रिलेटेड है, या ब्राइड इन बाथ का मतलब क्या हुआ, ये भी आपका नया क्वेश्चन बना था। तो जैसे ही पूछे ब्राइड इन बाथ के बारे में, तो ब्राइड इन बाथ का मतलब टब में दुल्हन, यानी कि टब में दुल्हन कहा जाता है। ये सेक्शन आपका 15 से है, यानी कि जो ये हम बता रहे हैं टब में दुल्हन, ये किस एविडेंस की किस धारा से रिलेटेड है, 15 से। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति था, विवाह करता था और विवाह के बाद मार देता था अपनी पत्नी को चुल्लू भर पानी में, यानी कि टब में, और कहता था कि नहाने गई और श्रीदेवी जैसे चुल्लू भर पानी में डूबकर क्या हुई, मर गई। और जबकि वास्तव में क्या करता था,
मार देता था। तो जब मुकदमा चला तो भाई ये साबित किया गया कि ये पूर्ववर्ती ऐसे ही घटनाएं किया है, ये घटनाएं आकस्मिक या अचानक नहीं हुई हैं, बल्कि इसका क्या है, इरादा। तो बताया जाएगा आगे। यानी कि बताने का मतलब ये आया कि आपका ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो प्रिंसिपल से संबंधित हैं या सिद्धांतों से। तो जिन धाराओं में आपका, जैसे कि एक दो और क्वेश्चन एविडेंस से उठाया जाए, रेफरी का सिद्धांत तो सभी लोग जानते होंगे कि रेफरी का सिद्धांत सेक्शन 20 से गवर्न होता है। फिर आपका पूछा जाता है कि एविडेंस की किस धारा से ये निष्कर्षित होता है कि पति और पत्नी आपका सेपरेट हैसियत रखते हैं, पृथक व्यक्ति हैं, एक नहीं है। ये भी पूछा गया, तो कौन सी एविडेंस। क्वेश्चन बना था तो सेक्शन 120 एविडेंस की धारा आपका 120 बताती है कि पति और पत्नी क्या है, सेपरेट हैं। पति के पक्ष में या पति के विरोध में पत्नी कॉम्पिटेंट विटनेस होगी, और पत्नी के फेवर में या अगेंस्ट में भी पति क्या होगा, कॉम्पिटेंट विटनेस, यानी कि सक्षम साक्षी। ये याद रखना है। इसके बाद यूपी में जो पूछा गया, कंपेल्ड विटनेस। भाई अभी क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं, उसको लिखते रहिए। कंपेल्ड विटनेस क्या है? कंपेल्ड विटनेस का मतलब ये हुआ विवसनीय साक्षी, वैश्वासिक साक्षी, विश्वास वाला नहीं, विवसनीय साक्षी। भाई इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, वो हिंदी में नहीं पूछेगा, हम बता रहे हैं हिंदी में। कंपेल्ड विटनेस क्या है? कंपेल्ड विटनेस मतलब कि ऐसा गवाह जिसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाउंड किया गया है, बाध्य किया गया है। ये तीन धाराएं एविडेंस में है, 132, 147 और 165। तीन धाराएं याद रखे भाई, 132, 132, फिर 147 और 165। तीन धाराएं। कंपेल्ड विटनेस का मतलब हुआ कि ऐसा गवाह जिसे उत्तर देने के लिए क्या किया गया है, बात कि तुम प्रश्न का उत्तर दो। अब इसको डिटेल में भी देखा जाएगा। 132 से अंदर से पूछा जाता है कि अगर वह उत्तर नहीं देता तो क्या होगा, उत्तर देता है तो क्या होगा, तो आपका ये बताया जाएगा आगे। इसके बाद कई लोगों से एग्जामिनेशन के बारे में पूछ लिया गया। आपका एग्जामिनेशन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, कौन करता है, तो चारों परीक्षाओं को कोरिलेट किए रहेगा। एक दो टेक्निकल क्वेश्चन इसमें बनता है, और वह बनता है कि री एग्जामिनेशन यानी कि पुनः परीक्षा, और फर्दर री क्रॉस एग्जामिनेशन अतिरिक्त प्रति परीक्षा। देखिए मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि प्रत परीक्षा, ये तो सभी लोग बता ले जाते हैं, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, आपका पुनः परीक्षा और अतिरिक्त प्रत परीक्षा। फिर आपका होस्टाइल विटनेस पर भी बना है कि होस्टाइल विटनेस किस सेक्शन में है, 154। होस्टाइल विटनेस कौन माना जाता है, तो जो साक्षी सत्य बोलने का इच्छुक न हो। इतना ही बताइएगा, ये नहीं कहाँ परिभाषित है, तो परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। आपका एविडेंस में अगला क्वेश्चन जो बनता है कि कौन सी धारा सिविल मामलों में बैकबोन मानी जाती है, सिविल मामलों की रीढ़ की हड्डी, तो आप 91 मारिए। कौन सी धारा?
बैकबोन रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। किस मामले में? सिविल मामले। यानी कि कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है कि आपका कुछ क्वेश्चन वर्तमान समय में आपका बन रहे हैं प्रिंसिपल से। तो कौन कौन सिद्धांत से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं ये भी निकाला जाएगा पढ़ाते समय। आपका संविधान फिर बैक हुई है। संविधान में भी कई क्वेश्चन बनते हैं। एक तो करेंट मुद्दों पर आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा आपका कुछ फंडामेंटल राइट। फिर आपका जो पूछा जाता है आपका जो पब्लिक सर्वेंट का मामला है उधर से ज़्यादा पूछता है बिहार। यानी कि आपका अनुच्छेद 308, 309, 310 और 311 और 312 ये जो अनुच्छेद हैं पिछली बार बिहार जे के इंटरव्यू में इन अनुच्छेदों से ज़्यादा क्वेश्चन बना है। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि आपका नियम बनाना रूल, तो हम बताएंगे 309 में आपका राष्ट्रपति संघ के लोक सेवकों के लिए और राज्यपाल राज्य के लोक सेवकों के लिए क्या बना सकता है नियम। जैसे कि आपका एपीओ का सिलेबस चेंज किया गया तो राज्यपाल ने नियम बनाकर क्या किया, चेंज। तो आप देखिएगा बैरक में ऊपर लिखा रहेगा जो नोटिफिकेशन है अनुच्छेद 309(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने ऐसा किया। ऊपर देखिएगा एक बार राजपत्र में। ज़्यादातर आपका 311 दो अनुच्छेद अच्छे से याद रखना है, 310 और 311। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर यानी कि प्रसाद का सिद्धांत आपका किस अनुच्छेद में है? तो आपका 310। और लोक सेवकों को संरक्षण किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? प्रोटेक्शन किस में है? 311। जो पिछली बार क्वेश्चन बना था आपका ये बना था कि संविधान में नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहाँ समाहित है? तो अनुच्छेद 311 में आपका किसी भी पब्लिक सर्वेंट को दो प्रोटेक्शन दिए गए हैं। पहला आरडी अल्ट्रम पर टर्म यानी कि उसको क्या किया जाएगा, बर्खास्त के पहले सुना जाएगा। और दूसरा जो प्राधिकारी उन्हें नियुक्त किया है उससे नीचे का प्राधिकारी उसे टर्मिनेट नहीं कर सकता। यहाँ तक सभी लोग भाई बता ले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके आगे बढ़कर पूछा गया है कि क्या ये नेचुरल जस्टिस का जो आप नियम बता रहे हैं सिद्धांत, क्या ये एब्सोल्यूट हैं? तो आप कहेंगे नहीं। तो इसके कितने अपवाद हैं? तो आप बताएंगे 3 अपवाद हैं। तो कौन कौन से हैं? इसी पर लोग अटक जाते हैं। यानी कि गलती कहाँ रुक जाते हैं? तो प्राकृतिक न्याय का जो ये सिद्धांत हैं अनुच्छेद 311 में इसके 3 एक्सेप्शन हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ऐसी कंडीशन आर्टिकल 311 में दी गई हैं जहां की सुना जाना आवश्यक नहीं। यानी कि नेचुरल जस्टिस का क्या कराया जाएगा? वायलेशन, उल्लंघन। और उल्लंघन करके किसी लोक सेवक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जो संविधान में कुछ पूछ दिया जाता है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल या निर्वाचन, आपका चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ये कभी काल सामान्य क्वेश्चन। इसके बाद आपका राज्य, एक क्वेश्चन ये बना था कि राज्य की परिभाषा कहाँ कहाँ दी गई है, ये क्वेश्चन बना था तो सब छांटना पड़ेगा। अनुच्छेद 12 देखेंगे आपका, इसके बाद 36 देखेंगे, इसके बाद 308 देखेंगे, तमाम जगहों पर हैं, हम बताएंगे कल से। इसके बाद आपका एविडेंस में क्या क्या पूछा जाता है? आईपीसी में देखिए, आईपीसी में जो वहाँ बना है उस शब्दों की परिभाषा पूछी गई है। और आपका ज़्यादा लोगों से आपका एक तो इलीगल पूछा गया था,
अवैध का मतलब क्या हुआ। दूसरा क्वेश्चन बना था डिसऑनेस्टली या बेईमानी क्या होती है, ये बताइए। तीसरा बन गया कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है। सामान्य आशय, ज़्यादा ये भी पूछा गया था। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर क्या है। अगला 299 और 300 में डिफरेंस पूछ लिया कि हत्या और हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध में क्या अंतर है। इस अंतर को लिखिए भाई, यूपी में भी कई लोगों से पूछा गया। लिखिए, टू आईपीसी की धारा 299, आईपीसी की धारा 299 तथा 300 में मुख्य अंतर यही बताइएगा, पंचौरा ना करिएगा पूरा इतिहास। मुख्य अंतर इंटेंशन एंड नॉलेज को लेकर हैं, यानी कि आशय और ज्ञान को लेकर हैं। आशय और ज्ञान को लेकर हैं। जिस मामले में इंटेंशन या नॉलेज हाई रहेगा उसकी मात्रा उच्च रहेगी, डिग्री उच्च रहेगी, वह 300 से गवर्न होगा, और हल्का सा निम्न रहेगी तो वह 299 से। अब कब हाई है डिग्री माने डिग्री और कब लो है मात्रा, ये डिसाइड करना आसान काम नहीं है। यही आपका पॉइंट है। अगर इंटेंशन और नॉलेज की मात्रा या डिग्री क्या है हाई, तो 300 से गवर्न होगा, और थोड़ा लो है तो किससे गवर्न होगा, 299 से। लेकिन कब हाई रहेगी कब लो, ये डिसाइड करना आसान काम नहीं। अतः आज तक अंतर बताने का 50 बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन अंतर बताया भी, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। लेकिन मुख्य अंतर यही है कि ये क्वेश्चन यूपी एपीओ में भी, जे में भी बहुत लोगों से पूछा गया, बताया भी गया था पिछली बार भी। और लोग पहला क्वेश्चन कई लोगों से पूछा गया, जैसे ही लोग बताए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाने लगा। आयोग जान गया कि लड़का क्या है, जानकार हैं। तो एक और नियम जानिए भाई, जब भी आपसे कोई डिफरेंस पूछा जाए और कहा जाए कि एक लाइन में बताइए, तो जो सबसे डिफरेंस का क्रोड होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर होता है, आप पहले उसी को बताइए। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है एक अंतर, उसी को बताना है। ये नहीं कि सबको नहीं, जैसे कि आपका 299 और किस में बताया गया, 300 में। तो भाई अगला क्लास आपका कल चलेगा, पहला दिन है, थोड़ा कम ही पढ़ाया गया, कल से आपका और समय बढ़ाया जाएगा। तो वहीं 7 बजे आप लोगों को आना है, और 7 बजे से अब सब्जेक्ट वाइज उठाया जाए। पहले मुख्य मुख्य सब्जेक्ट एक एक दिन में निपटा दिया जाए, टेक्निकल क्वेश्चन। तो कल क्या पढ़ाया जाए आप लोग बताइए, तो उस हिसाब से भाई मेन मेन क्वेश्चन निकाला जाए। ठीक है, संविधान ही चला जाए। बेयर एक्ट लेकर आइएगा संविधान का, क्योंकि जब भी कोई विवाद होता है मैं बता दूं, तो ये बेयर एक्ट ही काम करता है। ये बेयर एक्ट में कहाँ है दिखाइए। जैसे हिजाब को लेकर तमाम विवाद उत्पन्न हुए हैं, तो आपका संविधान में कहाँ है दिखाइए, यही तो कहा जा रहा है। भाई संविधान में कहाँ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आइए, जो अच्छी अच्छी बातें रहेंगी, जो कुछ अच्छे अच्छे केस रहेंगे। भाई पूरा संविधान पढ़ाना संभव नहीं है, कुछ अच्छी अच्छी बातें 2 दिन हम पढ़ाएंगे, 2-3 दिन। अब इधर 2-3 दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, उसके बाद आप जो बने आपका शनिवार तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन चले, क्योंकि संविधान से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और एक एक जो टेक्निकल वर्ड हैं और जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको प्रयास करिए कि भाई आप एक जगह एकत्र कर लीजिए। हाँ, आप लोग भी भाई देखिए, आपका किताब उताब पढ़ते होंगे, गाइड पढ़ते होंगे, पत्रिकाएं मार्केट में हैं। जो भी आप पत्रिका लाइए, गाइड लाइए, क्वेश्चन अगर न समझ में आए, एक बार यहाँ उल्लेख करिए, उस क्वेश्चन को क्या किया जाए, समझा जाए। हम भी बता रहे हैं
लेकिन कोई आदमी पूर्ण नहीं होता अपने आप में। तो आपका भी कर्तव्य है कि जो भी आपके मन में सवाल हो, कल से पूछना क्या करिए प्रारंभ। तो आप जो भी पत्रिका पढ़ते हो, जहाँ से भी मैटर मिला हो, क्वेश्चन अगर हैं तो उसको लाइए, नहीं आएगा तो विचार करके 1-2 दिन में बताया जाएगा। लेकिन आप क्वेश्चन जितना लाएँगे टेक्निकल, उतना ही आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो कल आइए 7 बजे से क्लास चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। और बेयर